आज का हमारा टॉपिक है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स को आप एरिथ्रोसाइट्स भी कह सकते हैं। वाई? बिकॉज एरिथ मीन्स रेड एंड साइट्स मीन्स सेल्स। ये रेड ब्लड सेल्स है हमारे पास। ये मोस्ट एबंडेंट सेल्स हैं, मतलब तीनों किस्म के सेल्स जो आपके पास पाए जाते हैं, WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स। ये हमने पढ़ा था कि सेल्यूलर पोर्शन में आते हैं ब्लड के। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको मोस्ट एबंडेंट मिलेगी रेड ब्लड सेल्स की। ये सर्कुलर इन शेप होते हैं, बाय कॉनकेव डिस्क लाइक होते हैं। सर्कुलर ऐसे गोल होंगे, कॉनकेव मीन्स इनकी दोनों, बाय कॉनकेव मीन्स इन दोनों की दोनों साइडें इस तरह लगेंगी जिससे कॉनकेव लेंस होंगे। उसके बाद आपके पास इनके अंदर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। दे डोंट हैव एनी ऑर्गेनल। अच्छा, ऑर्गेनल नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया भी तो एक ऑर्गेनल है। If they don't have mitochondria, then how would they produce energy? तो गाइटिन में एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है। जब मैं आपको ऑर्गेनल्स बारी बारी पढ़ाऊँगी तो इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी कि 95 to 90% तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। अदर देन दैट इट कैन बी ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन योर साइटोसोल। साइटोसोल में भी सेल के ATP प्रोड्यूस हो सकती है। एंड बाय एनाएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस, मतलब ये खुद ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते, उसको ट्रांसपोर्ट ज़रूर करवाएंगे बट उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद RBC जो है ना, इनकी बॉडी बहुत प्लाएबल और बहुत इलास्टिक होती है, मतलब बहुत आराम से ये जो है, जैसे मैं आपको कहूँ कि जेली की एग्जांपल थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, ऐसे स्लाइमी नहीं होता है, बट जैसे जेली बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है, या एक रबर बैंड है। रबर बैंड इज़ अ नाइस एग्जांपल कि एक रबर बैंड है, उसको मैं मर्ज़ी से अपने इलास्टिसिटी उसके अंदर काफ़ी है, वो आराम से मैं इसको कहीं पे भी गोल करके मैं इसको गुजार सकती हूँ। इनके इलास्टिक होने का सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, ये है कि ब्लड हमारी छोटी छोटी कैपिलरीज तक जाना चाहिए, और उन छोटी छोटी कैपिलरीज में अगर इलास्टिक नहीं होंगे तो ये जाके फंस जाएंगे। तो इसलिए इनको अल्लाह पाक ने इलास्टिक इन नेचर रखा है। उसके बाद अगर मैं इनके अंदर बात करूँ कि RBCs के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या, देन दैट इज़ इन हेमोग्लोबिन। ये एक हेमोग्लोबिन एक मेटेलोप्रोटीन है। मेटेलोप्रोटीन हम इसको क्यों कह रहे हैं, ये एक्चुअली एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, ठीक है, हेमोग्लोबिन। अगर हमारे पास कॉन्जुगेटेड क्यों है, बिकॉज इट इज़ अटैच्ड विद एन अदर फॉर्म, एक अदर एलिमेंट के साथ ये अटैच है, और वो कौन सा, आयरन। बेसिकली हेमोग्लोबिन एक मेटेलोप्रोटीन है, मीन्स इट इज़ अ प्रोटीन, ठीक है, बट इसके साथ एक आयरन अटैच है, एक मेटल अटैच है, तो इसलिए हम इसको ओवरऑल मेटेलोप्रोटीन कहेंगे। ये हेमोग्लोबिन का रेड ब्लड सेल्स को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाने में सबसे ज़्यादा रोल किसका है, हेमोग्लोबिन का रोल है। अच्छा, इसके पास क्या है, इसके पास है कैपेबिलिटी टू कंबाइन विथ ऑक्सीजन। ये इसके पास एक ऐसी कैपेसिटी है कि ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो सकता है। ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है तो हम इसे ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं, और वो भी बेसिकली उसका आयरन पार्ट ही कंबाइन होता है। ये डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। और विथ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब अटैच होता है तो इसको हम कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन बोलते हैं। जब ऑक्सीजन के साथ होता है तो एक ऑक्सी हेमोग्लोबिन बोलते हैं। कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन क्यों बोल रहे हैं, अमाइनो वर्ड क्यों आ रहा है बीच में, क्योंकि ये आपके पास अमाइनो ग्रुप कहाँ होगा, अमाइनो ग्रुप आप याद करें, प्रोटीन में एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये आपके उस अमाइनो ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर ट्रांसपोर्ट अपना करवाएगी यहाँ पे। और ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, कि एक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सी हेमोग्लोबिन बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बन माइनो हेमोग्लोबिन बन रहा है, दीज बोथ आर रिवर्सिबल। ये आपके पास वापस रिवर्स हो सकते हैं। जो ऑक्सीजन इधर ऑक्सी हेमोग्लोबिन अटैच हुई है ना, ये वापस अपनी ऑक्सीजन में वापस जा सकती है। सेम इज़ द केस विद द कार्बन। और इस वजह से कि रिवर्सिबल है, इस वजह से ही हमारे पास जो हमारा हेमोग्लोबिन है दैट इज़ कॉल्ड एन गैस ट्रांसपोर्टिंग मीडियम। मतलब जब हमें कहीं से ऑक्सीजन को कहीं लेके जाना होगा, फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑक्सीजन कहाँ आती है, हमारे लंग्स में आती है। लंग्स से अब मुझे बॉडी टिश्यूज़ तक लेके जानी है, तो मैं इसको बोलूँगी हेमोग्लोबिन भाई आप अपने साथ ऑक्सीजन अटैच कर लो, और वहाँ पे जाके बॉडी टिश्यूज़ पे जाके इसको रिवर्स कर देना। तो इसका रिवर्सिबल होने का काम ही इसलिए है कि हाँ, बॉडी टिश्यूज़ के पास जाके ही उन्हें ऑक्सीजन दे देगा, और वहाँ से ले आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमें पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन की रिज़ल्ट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड उधर बन रही है, वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है, वो इसको अपने साथ अटैच करके आके लंग्स में वापस छोड़ देगा, और अपने आप को इससे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा, डिटैच कर लेगा। कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन उधर तक पहुँचेगा लंग्स तक,
कार्बन डाइऑक्साइड को लीव कर देगा। फिर RBCs कैन फोल्ड देमसेल्व्स टू पास थ्रू कैपिलरीज। मैंने कहा ये इलास्टिक और प्लाइबल हैं इसलिए कि अपने आप को ईजीली फोल्ड कर सकें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है इनकी लाइफ स्पैन। इनकी लाइफ स्पैन होती है 120 डेज़ और एक्चुअली ये जहाँ जाके इनकी डेथ होती है वो होती है माई स्प्लीन। स्प्लीन इज़ नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBCs, आपने पढ़ा होगा, बट हम इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, RBCs के पास एक स्पेशल मेम्ब्रेन है जो बाकी सेल्स के पास नहीं है। सबसे पहले इस स्पेशल मेम्ब्रेन की एक स्पेशल कैपेसिटीज़ में 3 चीज़ें आती हैं। नंबर 1 इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, जो कि इसके एक प्रोटीन सिलेक्टिन की होने की वजह से इसको वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। देन हमारे पास इसकी सेकंड स्पेशलिटी क्या है कि ये हमारे पास प्रिवेंट करती है एडहेजन ऑफ इरिथ्रोसाइट्स टू एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज। ये देखें हमारे पास ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये गुजर रहे हैं। हमने सबको पढ़ा है कि एपिथेलियम एक टाइप की एपिथेलियम होती है जो ब्लड कैपिलरीज को बनाती है, इनकी लाइनिंग करती है। अब जब ये जा रहे हैं यहाँ से तो यार यहाँ पे भी टकराएंगे, यहाँ पे भी टकराएंगे, तो विल मूव लाइक दिस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये आके चिपक ना जाए बिकॉज इट्स इलास्टिक, ठीक है। ये यहाँ पे आगे चिपक नहीं जाए, इस वजह से इनकी जो मेम्ब्रेन है ना वो इनको यहाँ पे चिपकने नहीं देती और इनको साइड पे ले जाती है। वरना अगर हम WBCs की बात करेंगे ना तो आपको उसमें पता चलेगा कि वो जब यहाँ पे आके लगते हैं तो वहाँ पे आके कभी कभार मार्जिनेशन बनाने लग जाते हैं, यहाँ पे अटैच होने लग जाते हैं। वो भी हम एक WBCs की मूवमेंट में इसको डिस्कस करेंगे। बट RBCs क्यों नहीं हो रहे, उनसे डिफरेंट क्यों है, ये सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि दे हैव एन स्पेशल टाइप ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो उनको एडहेजन नहीं करने देती एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज के साथ। उसके बाद इट डिटरमाइंस इट्स एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़। जब हम ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपको पढ़ाऊँगी, बहुत अच्छा इंशाल्लाह पढ़ाऊँगी बिकॉज इट्स रियली कन्फ्यूजिंग, बट मैं आपको बहुत ईजी और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊँगी, ठीक है। इनके ऊपर ऐसी एंटीजीन्स प्रेजेंट होती हैं इनके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो कि आपको आपका ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने के लिए हेल्प करती हैं। उसके बाद हमारे पास जो हमारे न्यू RBCs हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय बोन मैरो एट 2 मिलियन RBCs पर सेकेंड। इतने ज़्यादा ये आपकी बॉडी में हर सेकेंड में बन रहे होते हैं, ठीक है। एवरेज काउंट ऑफ RBCs इज़ 5 मिलियन माइक्रोलीटर। अच्छा, इसकी एक पूरी रेंज है, ठीक है। अगर इफ़ आई एम रॉन्ग तो आप लोग इसको देख के चेक कर लीजिएगा। मे बी इट्स 4.5 टू आई थिंक इट्स 5.5 मिलियन, और इस तरह की पूरी एक रेंज है। तो आपको वो रेंज याद करनी है, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है, उसके अंदर कोई भी रेंज हो सकती है इनकी। आप इसको गाइडेंस चेक कर लीजिएगा, कुछ बुक्स में काफ़ी डिफरेंट लिखी हुई है, तो आप इसको एक मरतबा गाइडेंस चेक कर लीजिएगा और उसको ही प्रीफर करिएगा, उसकी रेंज को ही। उसके बाद 1% वॉल्यूम ऑफ ब्लड ऑक्यूपाइड बाय RBCs इज़ कॉल्ड हेमाटोक्रिट। इट्स एन रियली इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। इसको आपको समझाती हूँ। देखिए वॉल्यूम क्या होता है, यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स है ब्लड से भरा हुआ ना, मैंने इसको ब्लड से भर लिया है। अब इस ब्लड में WBCs भी होंगे, RBCs भी होंगे और प्लेटिलेट्स भी होंगे। अब अगर मैं इसके अंदर से WBCs को भी निकाल दूँ, प्लेटिलेट्स को भी मैंने आउट कर दिया, अब जो इसके अंदर चीज़ें जो सेल्स रह गए हैं वो रेड ब्लड सेल्स रह गए हैं, और वो जो वॉल्यूम, वो जो जगह ऑक्यूपाई करेंगे, वो वॉल्यूम जो ये रेड ब्लड सेल्स वो जगह जो अब ये ऑक्यूपाई करेंगे ब्लड के अंदर, उसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो हमारे पास हेमाटोक्रिट कहलाती है। और इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है वो 45% टू, इसकी भी एक रेंज है, आई डोंट रिमेंबर दैट, आई थिंक इट्स 50% तक, ठीक है। यू कुड चेक इट आउट कि इसकी भी एक प्रॉपर रेंज है, ठीक है। ये ऐसा वॉल्यूम ब्लड का जो किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, रेड ब्लड सेल्स, ना इसमें वाइट ब्लड सेल्स हैं ना इसमें WBCs हैं। वो जगह ब्लड की जो ऑक्यूपाई की हुई है रियल ब्लड सेल्स ने, उसको हम परसेंटेज के अंदर कहते हैं हेमाटोक्रिट, ठीक है। दिस इज़ हेमाटोक्रिट। और रेड ब्लड सेल्स जो है ना हमारे जितना भी ये वॉल्यूम कवर करेंगे ब्लड का, और ये सबसे ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मोस्ट अबेंडेंट है। सो दिस इज़ फॉर ऑल अबाउट RBCs। इनकी क्लिनिकल एप्लीकेशंस हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एनीमिया आ जाता है, पॉलीसाइथीमिया आ जाता है, इरिथ्रोसाइटोसिस आ जाता है। जब हम इरिथ्रोपोइसिस करेंगे इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, उसके बाद फिर हम कर सकेंगे इन कंडीशंस को, फिर हम अच्छी तरीके से समझ सकेंगे।